हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल के सेकंड लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारी ये हालत मेरे नहरेले बेटे की वजह से हुई है। मैंने उसे बहुत समझाया बेटी, एक थप्पड़ भी लगाया उसको, फिर भी नहीं समझ रहा। इकबाल साहब ने गुस्से से कहा। ईशा आंखें फाड़ इकबाल साहब को देख रही थी। बाबा, आपने सच में शान को थप्पड़ मारा? ईशा ने हैरानगी से पूछा। हाँ मारा मैंने इस नकम्मे को थप्पड़, और बातचीत भी बिल्कुल बंद कर दी है। इकबाल साहब ने गर्दन अकड़ाकर कहा। बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, थप्पड़ तो ना मारते। ईशा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे रहने दो, वो डीठ है ही इसी लायक में, अभी नीचे खड़ा है, ये ना हुआ ऊपर आकर तुमसे मिल ले। इकबाल साहब ने गुस्से से कहा। क्या बाबा, वो नीचे है? ईशा ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ नीचे है बाबा, मैं मिलकर आती हूँ उसे। ईशा ने खड़े होते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की, वो आया तुमसे मिलने, आना तो उसे चाहिए था ना। इकबाल साहब ने ईशा का हाथ पकड़कर दोबारा बिठा दिया। बाबा प्लीज जाने देना, मैं तरस गई हूँ उसको देखने के लिए, और मोहब्बत में बदला नहीं होता। बाबा प्लीज जाने दे। ईशा ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। ठीक है जाओ। इकबाल साहब ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वो बागी बागी नीचे आई। शान कार से टेक लगाए मोबाइल चलाने में मसरूफ था। ईशा की आवाज़ पर चौंका। शान कैसे हो? ईशा ने मुस्कुराते हुए उसके मुकाबले ला खड़ी हुई थी, और शान ने जब ईशा को देखा तो उसके दिल पर एक दर्द की लहर उठी। वो पहले की तरह हंसती मुस्कुराती ईशा नहीं थी, बल्कि सदियों की बीमार कोई लड़की उसके सामने खड़ी थी। ईशा भी बड़े गौर से शान को देख रही थी। शान की आंखें उसकी रात की कहानी सुना रही थी, जैसे वो कई दिन से सोया ना हो। चेहरे पर पहले जैसे चमक रोप नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। जब पास से गुजरती गाड़ी के हारण से दोनों होश में आए। दोनों ने घबराकर नजरों का जाविया बदला था। ईशा ने हिम्मत करके पूछा। शान कैसे हो? शान की नजरें एक गैर मरे नुक्ते की तरफ मरकूज थी। ईशा के सवाल पूछने पर भी वो यूं ही बुत बना खड़ा रहा। शान, बात नहीं करोगे मुझसे? ईशा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा। शान ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठने वाला था, जब ईशा के सवाल पर फिर रुक गया। शान, जो तुम कह रही हो ना, अगर मैं वो कर दूं तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हें सुकून आ जाएगा? ईशा ने रोते हुए कहा। हाँ आ जाएगा मुझे सुकून, हो जाऊंगा मैं खुश। शान ने स्पार्ट लहजे में कहा। देखा, अब भी नहीं था ईशा की तरफ। ईशा को एक आस थी कि शायद शान अपना फैसला बदले, पर शान का जवाब सुनकर ईशा की हिम्मत खत्म हो गई। उसने अपने रुखसार पर आते हुए आंसू अपनी हथेली से रगड़े। ठीक है शान, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही कर दूंगी, तुम्हारे सुकून और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम पेपर ले आना, मैं साइन कर दूंगी। ईशा ने अपने टूटे बिखरे वजूद के घसीटती हुई फ्लैट की तरफ चल दी, और आंसू आंखों से निकलने को बेताब थे। आंसू का एक फंदा उसके गले में अटका हुआ था। ईशा, शान ने आवाज दी। ईशा के कदम वहीं पर रुके। शायद शान को उसके हाथ पर रहम आ गया। ईशा ने रुख मोड़ा और सवालिया नजर से शान को देखा। शान एक फाइल ईशा की तरफ बढ़ा दी। ईशा नासमझी से शान को देखने लगी। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर दो उन पर। शान ने ईशा की तरफ पेन बढ़ाते हुए कहा। ईशा ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा। शान ने फाइल खोली खोली और बिना फाइल को देखे हुए फाइल पर अपनी शहादत की उंगली रख दी। यहाँ पर साइन कर दो। शाह ने स्पॉट लहजे में कहा। ईशा की आंखों में जमा देने वाले आंसू के बाद ईशा को फाइल धुंधली नजर आ रही थी। ईशा, शान जहां पर उंगली रखता, ईशा भी उसी अंदाज से वहीं पर साइन करते चलेगी। 3 साइन के बाद शान ने फाइल बंद कर दी। बस अब तुम आजाद हो ईशा। शाह ने ईशा की तरफ देखते हुए कहा। उम्मीद करती हूँ शान, अब तुम रातों को सुकून से सो सकोगे। ईशा ने सहमी लहजे में कहा और रोते हुए फ्लैट के अंदर चली गई। मौत से पहले मर गए हम, तुम जियो, चलते हैं हम। शान की नजर से उसका दूर तक पीछा किया था, लेकिन ईशा ने एक बार फिर भी पलट कर नहीं देखा था। शान कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फाइल बराबर वाली सीट पर फेंकने के अंदाज में रखी, अपना साथ सीट की बैग से टका दिया। आंखें मोदी उसकी आंखों के सामने ईशा के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चल रहा था। शान के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। वो इन लम्हों में खो गया। ईशा इकबाल साहब के सीने से लगी बिलक बिलक कर रो दी थी। क्या हुआ मेरी बेटी? इन्होंने घबराते हुए पूछा। ईशा ने रोते हुए कहा। बाबा, मैंने आजाद कर दिया शान को, कर दिया मैंने साइन डिवोर्स पेपर्स पर। इकबाल साहब ने दिल पर हाथ रखा कहा। बेटा, यह तूने क्या किया? मैं मना लेता उसको किसी तरह, मेरी बच्ची, मुझे तुझसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद न थी। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठे अपना सर अपने हाथों में थाम लिया था। पापा मुझे माफ कर दें, शान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। ईशा ने जज्बाती अंदाज में कहा। बेटा, उसकी खुशी सिर्फ तेरे साथ ही, वो नकम्मा भी मोहब्बत करता है तुझसे, बस डरता है वो किसी अपने को खोने से। अपनी माँ से बहुत ही अटैच था वो, पर वक्त से पहले ही ऊपर वाले ने उसको अपने पास बुला लिया। शान को अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसके जाने के बाद कई दिन तक तो उसको अपने खाने पीने सोने जागने तक होश नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको इस सदमे से और तकलीफ से निकाला, पर उसके बाद से मेरा हंसता खेलता शान कहीं खो गया। जब मैं तुमसे मिला था ना, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे को वापस जिंदगी की तरफ लेकर आओगे, उसे हंसना बोलना सिखाओगे, मगर मैं गलत था मेरी बच्ची। तुमने तो इतनी जल्दी हार मान ले। इकबाल साहब ने आंखों में आए हुए आंसू को साफ करते हुए कहा। बाबा,
मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं मालूम था आपको मुझसे इतनी उम्मीदें हैं, वरना मैं कभी ऐसा ना करती। ईशा ने शर्मिंदे व्यक्त हुए कहा और आंसू कुछ हद तक रोक ले गए थे। कोई बात नहीं, इकबाल साहब ने ईशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, चलें भई, बातें बहुत हो गई हैं, आप कुछ खा लिया जाए। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ में पकड़ी हुई ट्रे टेबल पर रख दी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, मैं बिना कुछ खिलाए कैसे जाने देता आपको? आप लोगों ने मेरी बहन के लिए जो किया उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। उस्मान ने जज्बाती अंदाज में कहा, ये पर ऐसी बातें कर रही हो तुम? ईशा तो मेरी बेटी है, मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए किया, कि क्या किसी गैर के लिए नहीं है? इकबाल साहब ने प्यार से ईशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ईशा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। अच्छा, आप कुछ खाएं तो ये कबाब खाएं। उस्मान ने कबाब की प्लेट उनके आगे बढ़ाते हुए कहा, वाह, ये कबाब तो बड़े मजे के बने हैं, जरूर ईशा बेटी ने बनाए होंगे। इकबाल साहब ने कबाब खाते हुए कहा, नहीं, ये तो हमारी होने वाली भाभी ने बनाया है। ईशा ने उस्मान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उस्मान ने ईशा का घूरा। ईशा गुड़िया, बुरी बात है, वो दोस्त है बस मेरी, और कुछ नहीं। कोई नहीं, हमें भी बताएगा किसके बारे में बात हो रही है? इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल कुछ नहीं, बस ये मजाक कर रही है, ये कबाब बिस्मा ने बनाए हैं, मेरी अच्छी दोस्त है, वो ईशा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कबाब बनाकर रख कर दे गए थे। उस्मान ने घबराते हुए जवाब दिया, अरे तो बेटा, दोस्त को जीवन शरारती बनाने में कोई कबाहत नहीं है। इकबाल साहब ने उस्मान का कांधा थपथपाते हुए कहा, जी अंकल, सही कह रहे हैं आप, चाय तो पिए। उस्मान ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा, अच्छा भाई बच्चों, अब मैं चलता हूँ। ईशा बेटी, अब भाई को तंग मत करना, अपना ख्याल भी रखना और भाभी का भी। इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ईशा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस्मान बेटा, आना घर, ईशा को लेकर और कोई मदद चाहिए हो तो बताना मुझे। इकबाल साहब ने उस्मान से बगलगीर होते हुए कहा, जी अंकल जरूर। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। इकबाल साहब के जाते ही उस्मान ने ईशा का कान पकड़ लिए। क्या कह रही थी तुम अंकल के सामने? उस्मान ने मसनूई गुस्से से कहा, आप भाई कान तो छोड़ें, दर्द हो रहा है। ईशा ने कराहते हुए कहा। उस्मान ईशा का कान पकड़े सोफे पर ले आया था। आप बताओ क्या कह रही थी तुम? हाँ, उस्मान ने सोफे पर ईशा के सामने बैठते हुए कहा, भाई मैं जानती हूँ आप बिस्मा से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। बिस्मा के जिक्र पर आपके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल जाती है, और जब वो घर पर आती है तो आपकी आंखों में जो चमक आती है ना, वो मुझसे नहीं छुपा सकती आप। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ईशा गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत ही मोहब्बत करता हूँ बिस्मा से, और अभी से नहीं, बचपन से। पर उसके घर वालों ने उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी, जब तो मैं खुद इंटर में था। बस फिर से उसके बाद कोई लड़की भाई नहीं दिल को, यही वजह है कि तुम्हारा ये भाई आज तक कुंवारा है। उस्मान ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ ही जवाब दिया था। अरे भाई, अब दुखी क्यों होते हैं, मैं करूंगी ना आपकी बिस्मा से शादी। ईशा ने उस्मान का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, लगता है गुड़िया तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। वो शादीशुदा है, कैसी होगी हमारी शादी? उस्मान ने ईशा के सर पर चपत लगाते हुए कहा। उफ भाई, बिस्मा की तलाक हो चुकी है। ईशा ने उस्मान का घूरते हुए कहा। क्या तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? उस्मान बहुत ज्यादा हैरान हुआ था, उससे बात ही नहीं की जा रही थी। हाँ हाँ भाई, बिस्मा की तलाक हो चुकी है। बिस्मा का शोहर बहुत ही बुरा आदमी था, जुल्म करता था उन पर और नशा भी करता था। बस इसी वजह से उनकी शादी के 1 साल बाद भी उनकी तलाक हो गई। उसके बाद भी बिस्मा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर हॉस्टल खोल लिया। ईशा ने उस्मान को तफसील बताई तो उस्मान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी हो, कि उसकी मोहब्बत के साथ इतना बुरा हुआ, जिसकी खुशियों के लिए वो इतनी दुआएं करता था, उसके साथ इतना बुरा हुआ, वो अपनी सोचों में गुम गया। ईशा ने उसका कांधा हिलाया। भाई क्या हुआ? कुछ नहीं गुड़िया, अब तुम फिक्र नहीं करो, बिस्मा को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उस्मान ने शरारती अंदाज में कहा, और ईशा भी खुश हो गई। कुछ देर तक दोनों बहन भाई ऐसी बातें करते रहे। उस्मान अपनी बहन को हंसता खेलता देखकर उस्मान बहुत ही खुश था। उसने दिल में ईशा की खुशियों के लिए कितनी दुआएं की थी। इकबाल साहब फ्लैट से बाहर आए तो शाम को आंखें मूंदे गाड़ी में मुस्कुराता हुआ पाया। इकबाल साहब को बहुत ही गुस्सा आया। वाह बरहुदा, यही तो सब कुछ सिखाया है मैंने तुम्हें, कि इस बच्ची का दिल तोड़कर कैसे मुस्कुरा रही हो। जरा रहम नहीं आया तुम्हें इस मासूम बच्ची पर? तुमने उससे रिश्ता खत्म करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारा और मेरा भी कोई रिश्ता नहीं। शान जो इकबाल साहब के बाबा फौरन सीधा होकर बैठ गया था, सर झुकाए इकबाल साहब की डांट सुन रहा था। उनकी आखिरी बात पर झटके से सर उठाया। बाबा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बेटा हूँ आपका। शान गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, नहीं हो तुम मेरे बेटे होते तो मेरी बात मानते। उस्मान साहब ने गुस्से से कहा, बाबा आप घर चले, हम घर चलकर बात करते हैं। शान ने बाप का हाथ पकड़े हुए कहा। इकबाल साहब ने झटके से शान से अपना हाथ छुड़वाया। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया, तुम जाओ अपने घर, आज से तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, ऐसा मत करे मेरे साथ। शान ने एक दफा फिर बाप का हाथ पकड़कर मिन्नत की थी। इकबाल साहब को इकबाल तो अपने बेटे पर तरस आया, पर फिर उनकी नजरों के सामने ईशा का रोता हुआ चेहरा आया तो उन्होंने झटके से शान से अपना हाथ छुड़वाया। तब भी ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंच गया था। इकबाल साहब सीधा घर में बैठे और चले गए।
शान भी अफसुदा होगा वापस अपनी गाड़ी में आ गया था, अपने घर की तरफ रवाना हो गया। काफी देर तक उस्मान से बातें करने के बाद ईशा अपने कमरे में आई। दुखी तो वह बहुत ही, पर अपने भाई को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसके सामने खुद पर काबू रखकर बैठी रही। कमरे में आते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और फूट फूट कर रोने लगे। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्या मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं? किसी की माँ बाप आप क्यों छोड़ गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। ईशा रोते रोते सो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा कैसा है? आ गई माँ की याद तुझे? आप जैसी माँ की तो मुझे अभी भी याद ना आती, बस मजबूरी में याद करना पड़ा आपको। उस्मान तो माँ तो ठीक है ना तुम्हारा? कैसे बातें कर रहे हो तुम? उस्मान ने आज अपनी माँ को फोन किया था और दिल के बारे में जानने के लिए। उसकी माँ ने जो ईशा के साथ किया, ईशा वो भूला नहीं था। उस्मान वो बोला नहीं था। अम्मी मुझे यकीन नहीं आता, आप इस मासूम के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप पैसों की हवस में इतनी आंधी होगी कि आपको उसकी इज्जत तक का हया ना रहा। खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो आप आहत में अपने रब का कैसे सामना करती? आप भूल गई हैं इस पाक जात को जो सब देख रहा है, जो हर चीज पर कादर है। अम्मी आपने बहुत ही गलत किया, मैंने उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा आपको। आप मुझे इस खलीस अदील का नंबर दे और पता भी कि मैं उसके बाद आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान ने गुस्से से माँ को जवाब दिया, मेरे बच्चे ऐसा नहीं बोल, मेरे है ही कौन तेरे बिना? तू मेरी इकलौती औलाद है, मेरा बच्चा ऐसा ना कर अपनी माँ के साथ। उस्मान की माँ तड़प गई थी। अच्छा ये बताएं, ईशा का कौन है इस दुनिया में हम लोगों के अलावा? आपको तो इसका ख्याल नहीं आया कभी? इस बिन माँ बाप की बच्ची को आप लोगों ने कितनी अजीयतें दी और आपने क्या कहा कि मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ। तो क्या फायदा आपकी इकलौती औलाद होने का? आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पैसों की जरूरत है, चाहे वो गलत तरीके से क्यों ना हासिल किए हों। आप अपने बेटे की मेहनत की कमाई से तो कोई भी गर्ज नहीं है, तो मैं क्या करूं आपसे ताल्लुक रखकर? उस्मान ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, उस्मान मेरा बच्चा मुझे माफ कर दे, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। मैं ईशा से भी माफी मांगूंगी, उसको भी अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बस मेरे बच्चे तुम दोनों वापस आ जाओ, मैं शर्मिंदा हूँ मेरे बच्चे, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। सईदा बेगम ने रोते हुए कहा, नहीं अम्मी मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। आपने पहले भी मुझे बातों में बुलाकर ईशा की सारी मालूमात ली थी और इस अदील को बता दी थी। उस्मान ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं नहीं उस्मान, मैं इस वक्त सच कह रही हूँ, मुझे एहसास हो गया है अपनी गलती का। मैं अभी अदिल को बोलती हूँ वो वापस आ जाए, छोड़ दे सब कुछ और ईशा को उसका सामान लुटा दे ताकि वो भी वापस आ सके। तुम्हें नंबर चाहिए था ना, उसका लिखो मैं बताती हूँ। सईदा बेगम ने उस्मान को यकीन दिलाने की कोशिश की, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हो गए। उस्मान का गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया था, पर नाराज अभी भी था माँ से। ठीक है बताएं नंबर। उस्मान ने नंबर लेकर खुदाफिज कह दिया। उस्मान अभी नाराज है अपनी माँ से, माफ कर दे मेरा बच्चा मुझे। सईदा बेगम ने रोंदी हुई आवाज में कहा, जी हाँ नाराज हूँ और माफ जब करूंगा जब ईशा माफ करेगी। खुदा हाफिज। उस्मान ने गुस्से में कहा और फिर कॉल काट दी। तुम लोगों से एक 21 साल की सीधी सादी लड़की नहीं ढूंढी जा रही। आहर वो गई तो गई कहाँ? जमीन कहाँ गई? ये आसमान निकल गया। इस 1.5 महीना हो गया है एक लड़की नहीं ढूंढ सके तुम लोग। वहाँ वो किसी को जानती भी नहीं है, कहाँ छुपी बैठी है वो। अदिल गुस्से से पागल हो रहा था, उसे किसी भी हाथ में ईशा चाहिए थी, अब वो उसकी जिद बन गई थी। आज का सबर जवाब दे गया था, इसलिए आज अपने आदमियों पर बरस पड़ा था। वो किसी भी हाथ में ईशा को हासिल करना चाहता था। वो अभी और कुछ सुनना कि एक आदमी मोबाइल हाथ में लिया आया। बस आपके लिए कॉल आई है किसी की। अदील ने मोबाइल हाथ में लिया और स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर देखा तो फौरन मोबाइल लिया और सारे आदमी को बाहर जाने का इशारा करके मोबाइल कान से लगा लिया। हाँ हाला कुछ पता चला इस हसीना का? कौन से बिल पर छुपकर बैठी है साले? अदील तुम ऐसा करो, छोड़ो सब कुछ और वापस आ जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। तुम ईशा का सामान उसको वापस कर दो ताकि वो उस्मान भी वापस कर आ सके। सईदा बेगम ने अदील को समझाते हुए कहा, हाला यह क्या कह रही हैं आप? इस चक्कर में यहाँ पर 1.5 महीने से हवार हो रहा हूँ मैं, अब छोड़ दो इसे। और क्या उस्मान भी पाकिस्तान में है? अदील हैरानगी से पूछा, हाँ उस्मान पाकिस्तान में है, ईशा उसके साथ है, तुम उससे मिल लो फिर सब वापस आ जाओ। बस खत्म करो पैसों का खेल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे, तुम सब वापस हैरियत से आ जाओ। सईदा बेगम ने प्यार से कहा। अदिल का दिमाग घूम गया था, पर वो समझ गया था कि उसकी हालत से अब कुछ कहना बेकार है, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा अदिल के पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे मेरी प्यारी हाला, जैसा आप कहेंगी ना वैसे ही होगा। अब मुझे उस्मान का पता दें ताकि मैं मिल लूँ उसे। अदील ने बड़े प्यार से जवाब दिया था, मेरे पास उस्मान का पता नहीं है, मैंने तुम्हारा नंबर उस्मान को दे दिया, वो खुद रब्ता कालेगा तुमसे। सईदा बेगम ने खुश होते हुए कहा, जी हाला ठीक है। अदील ने फोन बंद कर दिया। शाह ने तलाक वाली फाइल अलमारी में बंद कर दी थी। वो अजीब कशमकश में था। अजीब ईशा का रोता हुआ चेहरा बाबा उसके दिमाग में घूम रहा था। उसको अपनी हालत खुद समझ में नहीं आ रही थी। वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। ईशा क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में? तुम्हें मेरी यादें मुझे सोने नहीं देती। जितना भागता हूँ तुमसे इतनी तुम मेरे हवासों में सवार हो जाती हो। काश मैं उस दिन दरवाजा ना खोलता, काश।
शान काफी देर से सब सोचता रहा और फिर सो गया। अदिल ने अपना इरादा अभी तक तर्क नहीं किया था। वो अभी भी ईशा को हासिल करना चाहता था। अब उसके जहन में नई सोच के दर खुले थे। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ईशा को हासिल करके दम लेगा। ईशा, ईशा गुड़िया उठ जाओ, सुबह हो गई है। उस्मान ईशा का इंतजार कर रहा था कि वो उठे तो साथ नाश्ता करें। जब ईशा नहीं आई तो वो खुद उसको उठाने आ गया था। आज पता नहीं कैसे वो इतनी देर तक सो गए थे। ईशा आंखें मसलते हुए उठ गई थी। जी भाई, उठ गई हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ नाश्ते पर। उस्मान ने ईशा के गाल थपथपाते हुए कहा, जी भाई आ रही हूँ। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस्मान मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर आ गया था। कुछ देर बाद ईशा भी आ गए थे। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। बातों बातों में उस्मान ने ईशा को अपनी माँ और उसके दरमियान होने वाली बातों का बताया। ईशा हैरान रह गई। भाई आप सच कह रहे हैं, तायमी बदल गई हैं? ईशा ने आंखें बड़ी करके हैरानगी से पूछा। गुड़िया मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि राय रास्त पर आ गई हो या नहीं, मैं भी कुछ पक्का नहीं कह सकता। उस्मान ने नरमी से कहा। इतने में उस्मान के नंबर पर कॉल आने लगी। उस्मान ने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मेरी गुड़िया कैसी है? मेरी बात करवाओ उसे। जी अम्मी। उस्मान ने मोबाइल का स्पीकर खोलकर ईशा को बात करने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। ईशा ने अदब से सलाम किया था। वालेकुम सलाम, मेरी बच्ची कैसी है? सैदा बेगम ने प्यार से कहा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईशा ने घबराते हुए जवाब दिया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी ताई अम्मी उसे इतने प्यार से बात कर रही हैं। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बड़े जुल्म किए हैं। मैं आंधी हो गई थी पैसों की हवस में। मैंने बहुत ही नाइंसाफी की है तेरे साथ, पर मैं वादा करती हूँ कि अपने सीने से लगा कर रखूंगी, कभी कोई भी तकलीफ नहीं दूंगी। ईशा हैरानगी से सैदा बेगम की माफी सुन रही थी और अपने भाई को भी देख रही थी जो मुस्कुरा रहा था। ईशा की हैरानगी देख देख कर, मेरी बच्ची तू सुन रही है ना मेरी बात? मेरी बच्ची माफ कर दे मुझे, मैं बहुत ही बुरी माँ हूँ। सैदा बेगम अब रो रही थी। अरे ताई अम्मी प्लीज चुप हो जाए, रोए मत, मुझे कोई भी शिकायत नहीं आपसे, मैंने माफ किया आपको, आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें। ईशा से ताई अम्मी का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो फौरन बोल पड़ी। बेटी दिल से माफ किया है ना तुमने मुझे? सैदा बेगम को यकीन नहीं आ रहा था तो दोबारा पूछा उन्होंने। जी जी ताई अम्मी, मैंने दिल से माफ किया आपको। ईशा ने खुशी से कहा। उस्मान को बोलो कि वो भी मुझे माफ कर दे। सैदा बेगम ने ईशा से इल्तिजा की। ईशा कुछ कहती उससे पहले उस्मान ने जवाब दे दिया। मम्मी मैंने भी माफ किया आपको, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। मेरे बच्चों बस जल्दी से घर लौट आओ, अकेले घर काटने को दौड़ता है, तुम्हारे पापा को भी टाइम नहीं मिलता ऑफिस के कामों से। सैदा बेगम ने मसनूनी गुस्से से कहा। जी अम्मी बस ईशा के कागजात ले लो, अदील से फिर आ जाएंगे। उस्मान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ बेटा मैंने भी की थी अदील से बात, वो कह रहा था कि उस्मान बता दे तो मैं खुद उसके पास जाकर ईशा के कागजात दे दूंगा, फिर तीनों साथ घर आ जाएंगे। सैदा बेगम ने उस्मान को बताया। जी अम्मी बस इसी को कॉल करूंगा अब, उस्मान ने जवाब दिया। फिर कॉल लूंगा उससे बात, खुदा चलो खुदा हाफिज। सैदा बेगम ने जवाब दिया। खुदा हाफिज। ईशा और उस्मान ने यक जुबान जवाब दिया था। जीते रहो मेरे बच्चों। सैदा बेगम ने हंसते हुए जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। उस्मान और ईशा भी बहुत ही खुश थे। उनको उनकी माँ मिल गई थी जो कि बहुत ही बेसब्री से उनके इंतजार कर रहे थे।